नमस्कार। मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम समकालीन साहित्य चिंतन प्रश्न पत्र के अंतर्गत वाल्टर बेंजामिन की साहित्य दृष्टि पर विचार करेंगे। वाल्टर बेंजामिन की साहित्य दृष्टि पर लिखित इस इकाई को पढ़ने के उपरांत आप वाल्टर बेंजामिन के आलोचना की पृष्ठभूमि जान पाएंगे, पाश्चात्य साहित्य आलोचना में उनके योगदान का मूल्यांकन कर पाएंगे, उनकी इतिहास संबंधी अवधारणा से परिचित हो सकेंगे और उनकी प्रमुख स्थापनाओं को जान पाएंगे। वाल्टर बेंजामिन जर्मन आलोचक, मीडिया चिंतक और दार्शनिक थे और कहना चाहिए कि जर्मनी में दो विश्व युद्धों के बीच का उनके जीवन का समय था और उनका जन्म 15 जुलाई 1892 में बर्लिन में एक धनी यहूदी परिवार में हुआ। और जब भी हम जर्मनी की बात करते हैं और उन विश्व युद्धों की बात करते हैं तो ये संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो यहूदी थे या कैथोलिक थे, क्योंकि अगर वो यहूदी थे तो एक तरह से राजनीतिक हिंसा के वो शिकार हुए और सारे यहूदी बुद्धिजीवियों के प्रति एक तरह का जो भाव था हिटलर का और उस समय के नाजी पार्टी का, उसका उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। उनके ये फ्रैंकफर्ट स्कूल में ये रहे, ब्रेख्त के संपर्क में आए, अडोर्नो के संपर्क में आए और अर्नेस्ट ब्लॉक के साथ में उन्होंने काम किया। काफ़ी समय तक वहाँ रहने के बाद जब धीरे धीरे नाजी पार्टी का शासन मजबूत हुआ, 1933 में ये जर्मनी को छोड़ करके और वो फ्रांस चले गए और पेरिस में जा कर के वो रहने लगे और वहाँ के बुद्धिजीवियों, विचारकों के साथ में रहे। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो चूंकि जर्मनी एक तरफ था और मित्र राष्ट्र ये जो फ्रांस और इंग्लैंड ये दूसरी तरफ थे, तो जर्मन लोगों पर एक निगाह रखी जाती थी कि कौन जर्मन व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ रहा है। तो इनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा जहाँ पर जर्मन यहूदियों को एक साथ उन्होंने रखा था। बाद में जब 1940 में पेरिस पर, फ्रांस पर जर्मनी का आक्रमण हुआ और जर्मनी को जीत लिया, तब ये वहाँ से भाग करके स्पेन चले गए और फिर स्पेन में से वहाँ से अमेरिका जाने के लिए उन्होंने कोशिश की और उनके पास वीज़ा नहीं था और फिर बाद में किसी तरह स्पेन से ट्रांजिट वीज़ा लिया। इतने में हिटलर की तरफ से ये मैसेज आया कि भाई ये इस तरह के लोग जो देश छोड़ करके जा रहे हैं उनको रोका जाए। तो ये इनके ऊपर भी ये रहा कि भैया इनको जो है ना वापस भेज दो। इससे वो बहुत हताश, पीड़ित और दुखी थे और इसलिए उन्होंने कुछ गोलियां खा करके 27 सितंबर 1940 में इन्होंने आत्महत्या कर ली और इस तरह 48 वर्ष की उम्र में संसार का बहुत प्रतिभाशाली साहित्य समीक्षक ने अपनी यह लीला समाप्त कर दी। तो ये जो जीवन है, ये इनका जो वैचारिक चिंतन है और वैचारिक चिंतन पे इस चीज़ का बहुत असर पड़ा और ये वहाँ से स्पेन से फिर दूसरे देश होते हुए ये अमेरिका जाने चाहते थे और द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में अमेरिका ने संसार के बहुत सारे बुद्धिजीवियों को अपने यहाँ शरण दी और कुछ लोगों का, इतिहासकारों का विचार है कि अमेरिका का जो अगला विकास है इन बुद्धिजीवियों के कारण हुआ जो अमेरिका में जाके बसे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वाल्टर बेंजामिन का मन भी अमेरिका जाने की तरफ हुआ, हालांकि वो जा नहीं पाए और बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य समीक्षा और दर्शन के हिसाब से वो एक बहुत महत्वपूर्ण आलोचक, चिंतक, विचारक माने जाते हैं, नव वामपंथी माने जाते हैं और उन्होंने मार्क्स की कई मान्यताओं का विरोध किया। तो दोनों तरफ से, एक तो मार्क्सवाद का थोड़ा विरोध किया, एक नाजी जो हिटलर का जो मान्यताएं थी उन मान्यताओं का विरोध किया। तो जो परंपरागत मार्क्सवादी थे उन्होंने भी वाल्टर बेंजामिन का विरोध किया और नाजियों का विरोध तो उनके अंदर हो ही था। जर्मन त्रासदी का उद्भव से उन्होंने अपने साहित्यिक आलोचनात्मक कार्यों की शुरुआत की और बाद में जाकर और भी बहुत सारी रचनाएं आई, जिसमें से एक लेख बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि यांत्रिक पुनरुत्पादन के दौर में कलाकृति। ये इसके कारण वो बहुत प्रसिद्ध हुए और उससे पहले माना जाता था, बड़े चिंतकों, विचारकों ने, अडोर्नो ने और ब्रेख्त ने जब उनकी तारीफ की, उनका समर्थन किया, तो एक तरह से उनकी धीरे धीरे 1936 के बाद में पहचान बननी शुरू हुई। हालांकि उनका जो बहुत महत्वपूर्ण लेखन है वो उनकी मृत्यु के बाद छपा।
हिटलर ने अपनी जो आत्मकथा है उसमें भी, और जो उस समय के नाजी दल के जो विचारक चिंतक माने जाते थे, उसका जो समर्थन करने वाले लोग थे, वो ये कहते थे कि प्रगति व विकास के लिए इतिहास द्वारा तर्क संगत ठहराए जाने वाले मार्गों पर संकल्पवत होकर चलने के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है। और ये विकल्प वो कहते थे कि युद्ध है, और इसलिए वो कहते हैं कि युद्ध इतिहास की अनिवार्यता है। और उन लोगों ने जो उस समय के आलेख थे उसमें लिखा जाता था कि युद्ध बहुत सुंदर है, गांव जलते हैं, आग लगती है तो बहुत सुंदर है, जो आविष्कार होता है उस आविष्कारों से बड़ा विकास होता है। तो युद्ध विरोधी मानसिकता के बजाय वो युद्धोन्माद फैला रहे थे, और उस युद्धोन्माद के लिए उन्होंने इतिहास का सहारा लिया। इसलिए बेंजामिन ने इस इतिहास की ये जो धारणा, इतिहास का जो दुरुपयोग हो रहा है, इस दुरुपयोग को लेकर के बहुत वो चिंतित थे, और इस चिंता के कारण उनके विचारों में हमको इतिहास की ये चिंता देखने को मिलती है। और इसीलिए उन्होंने उनकी मान्यताओं को समझने के लिए कुछ बिंदुओं को अगर हम ध्यान में रखें तो आगे चल के हमें उनके विचार समझने में सुविधा होगी, जिसमें एक ये कि यांत्रिक पुनरुत्पादन की पद्धति से समाजवादी साम्यवादी क्रांति चेतना का विकास नहीं हो रहा था। आमतौर से माना जाता है कि ज्यों ज्यों पूंजीवाद विकसित होता, मार्क्स की ये मान्यता थी, ज्यों ज्यों उत्पादन के साधनों में विकास होता है त्यों त्यों क्रांति की संभावना बढ़ती है। और वाल्टर बेंजामिन ने कहा कि नहीं, ज्यों ज्यों ये विकास हो रहा है उससे तो नाजीवाद फांसीवाद बढ़ रहा है, उससे जो है कोई क्रांति व्रांति नहीं हो रही है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो औद्योगिक पूंजीवाद है और ये फांसीवादी अमानवीय सत्ता को मजबूती दे रहा, ये जो है ये ऐसा नहीं है कि इस फांसीवादी सत्ता के विरोध में। फिर औद्योगिक पूंजीवाद के द्वारा मजदूरों के शोषण से भी क्रांति की संभावनाएं गहरी नहीं हो रही। इसलिए अब ये क्या करते हैं कि क्रांति का इस्तेमाल भी उपभोक्ता माल की तरह से करते हैं, और जिससे दिखावे की आकर्षक कोटि की छद्म क्रांति चेतना फैल रही है। ये वाल्टर बेंजामिन ने बहुत बारीक विश्लेषण करके किया कि क्रांति भी एक तरह की बिकाऊ हो गई है, और ये बिकाऊ होना ये एक तरह से इस सभ्यता का या इस शताब्दी का और द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास के वातावरण का बड़ा भारी प्रभाव है, जिसकी तरफ उन्होंने व्याख्या की। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये जो उत्पादन पद्धतियां हैं इसके बारे में ये जो परंपरागत चिंतक, मार्क्सवादी चिंतक थे, वो कहते थे कि ये प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है। मनुष्य धीरे धीरे प्रकृति पर क्रिया करता है और क्रिया के द्वारा प्रकृति को अपने वश में करता है। मान लीजिए आपको सर्दी लगती है तो आप कपड़ा बना लेते हैं, तो कपड़ा पहन लेते हैं, कपड़े से नहीं होती तो घर बना लेते हैं, घर बन से भी नहीं होता है तो आप बिजली से किसी तरह से घर को एक तरह से व्यवस्थित करते। ये एक तरह से प्रकृति पर विजय का साधन। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये जो कहते हैं कि प्रकृति पर विजय प्राप्त होती है, ये दरअसल प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं होती, प्रकृति का शोषण होता, और शोषण जिस विकास के लिए किया जाता है और ये शोषण मजदूरों के द्वारा होता है, और इसलिए मजदूरों में भी वास्तविक शोषण विरोधी चेतना का विकास नहीं होता, क्योंकि आप सब मिला करके उस चेतना को बढ़ावा देता है। इसलिए बेंजामिन ने इतिहास की धारणा पर पुनर्विचार करने की बात कही कि इतिहास को हमें ठीक से समझना चाहिए, और यांत्रिक उत्पादन के दौर में कला, मीडिया, फिल्म व साहित्य की भूमिका को नए सिरे से समझने की जरूरत है। और इस संदर्भ में उन्होंने कुछ बहुत सारी बातें कही, जिसमें से एक ये माना जाता था, अब तक ये माना जाता था कि इतिहास जो है विजेताओं का इतिहास होता। तो बेंजामिन ने कहा कि इतिहास विजेताओं का इतिहास नहीं होता, अपितु सारी मानव जो जाति का सार्वभौम इतिहास होता है। जो पराजित होते हैं उनका भी तो इतिहास है, तो सबका इतिहास कैसे आप लिखोगे? सिर्फ जो जीत गया आप उसी का इतिहास क्यों लिखेंगे? इसलिए सिर्फ विजेताओं के इतिहास की जो धारणा है, इस धारणा का उन्होंने विरोध किया। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि परंतु जब हम सार्वभौम इतिहास की पुनर्रचना नहीं कर लेते, हमें ऐतिहासिक भौतिकवाद या नाजीवादी पुनरुत्थान जैसे सरलीकरणों की आलोचना करनी चाहिए। और इस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो सरलीकरण, ये पुनरुत्थान लाते हैं कि अपने हमारा वर्ण सर्वश्रेष्ठ है, आर्यन रक्त बहुत श्रेष्ठ है, और इसलिए यहूदियों के नरसंहार की जो सारा दर्शन है वो इस इतिहास के द्वारा आया, जिसका इन्होंने विरोध किया। इतिहास मनुष्य के वर्तमान में जीवंत वस्तु है
जो कौंध की तरह उसे एक संकट के क्षणों में उपलब्ध हो जाता है। जब मानवता संकट में होती है, जब वो परेशानी होती है, तब एकदम से उसको इतिहास आता, कौंध की तरह से आता। और ये जो कौंध है, ये क्या है? ये मसीहाई है, एक तरह से कहना चाहिए आध्यात्मिक अनुभव है। और उस अनुभव के द्वारा आप मानवीयता का अधिक विकास करते हो। ये उन्होंने धीरे धीरे ये बातें कही। अब उन्होंने एक दो और बातें कही, जिसमें से अब हम थोड़ा सा विस्तार से हम चर्चा करना चाहेंगे कि यांत्रिक पुनरुत्पादन के दौर में कलाकृति का क्या स्वरूप होता है और इसके बारे में बेंजामिन ने क्या कहा। बेंजामिन ने कहा कि सिद्धांत रूप से मनुष्य हमेशा ही वस्तुओं का निर्माण करता है, वो बहुत सारी चीज़ें बनाता ही रहता है। आपको जो है, जाएंगे आप तो घर में आपको चीज़ बनाए, कोई न कोई चीज़ बनाता ही रहता है। जो सारी जो सामग्री आपको दिखाई देती है, जो मानवीय उत्पादन है, वो एक तरह से वस्तु है, आर्टिफैक्ट है। एक प्रकृति से कुछ चीज़ें बनती है, कुछ चीज़ें मनुष्य बनाता है। तो मनुष्य शुरू से ही चीज़ें बनाता। अब ये शुरू से जो चीज़ें बनाता है, उसमें एक कलाकृति भी बनाता है। अब वो जो कलाकृति बनाता है, इस कलाकृति के निर्माण में वो अनुकरण का उपयोग करता है, और अनुकरण ही पुनरुत्पादन है। तो इसको उन्होंने पुनरुत्पादन से जोड़ा। मान लीजिए कि आपको चित्र बनाना, एक बहुत बड़ा किसी कलाकार ने चित्र बना दिया और हमको भी चित्रकला सीखनी है, तो हम अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। और उस शिल्प पर अधिकार करने के लिए अधिकाधिक अनुकरण होता है। और उस अनुकरण के बाद, जब अनुकरण के बाद वो कला हमारी पूरी समझ में आ जाती है, तब वो एक तरह की नई कला सृष्टि होती है। तो ये जो नई वस्तुओं का जो निर्माण होता है, वो एक तरह से पुनरुत्पादन है, और वो पुनरुत्पादन अनुकरण के द्वारा होता है। पुराने ज़माने के इतिहास का उन्होंने वर्णन किया कि तब पहले तो तांबे पे और इस तरह की भारी वस्तुओं पर होता था, फिर धीरे धीरे ये हुआ कि लकड़ी पर भी होने लगा। और लकड़ी पर भी जब चित्र या कुछ लिखावट आने लगी, तो थोड़ा आसान हो गया। और फिर इस तरह से धीरे धीरे बाद में फोटोग्राफी आई। फोटोग्राफी में एकदम आदमी का चित्र दिखाई दे जाता। और फिर उसके बाद में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, और जो ये छापे खाने की मशीनों का जो आविष्कार हुआ, उसके बाद में चीज़ें बहुत बदल गई। और ये जो छापा खाना है, वो साहित्य की दृष्टि से इसका बड़ा भारी महत्व है। यहाँ पर उन्होंने पाल वेलेरी के एक मत का उदाहरण दिया, बहुत बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पानी, गैस और बिजली हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूर से आ जाती है, उसी तरह चाक्षुष और ध्वनि बिंब हमारे हाथ के इशारे से पलक झपकते ही आ जाते हैं और चले जाते हैं। एकदम से कोई चित्र आया, थोड़ी देर के अंदर चला गया। पानी, बिजली कहाँ से आती? आपने वो स्विच पे आपने उंगली दबाई और आपके घर में बिजली आ गई, आपके घर में पंखा चल गया। वो तो बाहर से ही आती है ना, दूर जगह पर होती है, आपके पास में नहीं होती। उसी तरह से ये चित्र भी आपके पास में आता है, ध्वनि तरंगे भी आ जाती। और ये जो आ जाना है, ये पुनरुत्पादन के दौर में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए इन्होंने कहा कि 1900 के आसपास जो कला वस्तुओं का निर्माण और जो पुनरुत्पादन है, वो बहुत ही अलग तरह से हो गया है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से इन्होंने सिनेमा और मीडिया का उदाहरण दिया। साहित्य का उदाहरण देते समय बेंजामिन ने यह कहा कि शताब्दियों तक लेखकों की थोड़ी सी संख्या थी, सैकड़ों की संख्या में थे, और हजारों की संख्या में कई हजार पाठक रहे होंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति के सामने कृति नहीं आती। और उसके बाद जब छापाखाना आया, तो लाखों प्रतियां, हजारों प्रतियां आपके सामने आ गई, और हर कोई पढ़ने। पहले रामचरितमानस पढ़ना या वेदों के टाइम में वेद पढ़ना तो लगभग असंभव ही था सामान्य आदमी के लिए। तो अब तो जो है, आपने किताब छापी और आप 50, 25, 50, 10, 20 जो भी आपकी उसकी कीमत है, वो कीमत आदमी देता, अपने घर ले जाता, पढ़ लेता। तो पाठकों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। और ये जो पाठकों की संख्या जब बनी, तो बहुत महत्वपूर्ण हुआ कि पहले एक लेखक होता था, एक पाठक होता था। और पाठक कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं लेखक हो सकता हूँ। लेकिन इस संख्या के साथ में हुआ ये कि जो पाठक थे वो लेखक हो गए। और इसका उन्होंने उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा उदाहरण है कि अखबार के अंदर आप देखते हैं कि संपादक के नाम पत्र, और संपादक के नाम बहुत सारे अखबारों में उस समय पत्र छपा करते थे, अभी भी कभी कभी आ जाते हैं। वो पत्रों में वो आप लेखक के रूप में आते हैं, उसके बाद टिप्पणियों के रूप में आते हैं, उसके बाद अपनी राय के रूप में आते हैं। तो लेखक और पाठक के बीच में जो दूरी थी, वो दूरी समाप्त हो गई, क्योंकि हर पाठक अपने आप में एक लेखक भी है। और फिर कहते हैं कि पाठ प्रक्रिया के दौरान आप उसकी पुनर्रचना करते हैं। और इस एक मान्यता से
बेंजामिन की इस मान्यता से पाठकवादी जो आलोचना बाद में संरचनावादियों की और आधुनिकतावादियों की, उत्तराधुनिकता वालों की आई, उसमें इस चीज़ का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये रिश्ता जो बदला, ये यांत्रिक उत्पादन के कारण हुआ और उसके बाद में साहित्य में, कला में, सिनेमा में बहुत सारी चीज़ें विकसित हो गई और उस उत्तर आधुनिक में और जिन चीज़ों का विश्लेषण वर्णन है वो इन्होंने किया। यहाँ पर बेंजामिन ये प्रश्न उठाया कि इस यांत्रिक पुनरुत्पादन के दौर में किस चीज़ का खतरा, क्या चीज़ संकट में पड़ गई, और इसके लिए उन्होंने कहा औद्योगिक पूंजीवाद का ये जो जनसंकुल उत्पाद है, बहुत बड़ी मात्रा में जो उत्पादन होता है, उससे साहित्य की जो सृजनशीलता है वो संकट में पड़ गई। क्योंकि पुनरुत्पादन में दूसरी चीजें जब सामने आती है, तब आपकी जो मूल चीजें, जो आपकी मौलिक चीजें हैं, उस मौलिकता के सामने बड़ा प्रश्न आया और उस सृजनात्मकता के सामने प्रश्न आया। इसलिए उत्तर आधुनिक साहित्य चिंतन में जो अंतवाद आया, उसकी पृष्ठभूमि या भूमिका बनाने में वाल्टर बेंजामिन की साहित्य संबंधी अवधारणा का बड़ा योगदान है। वो जो अंत वाली धारणा, विचारधारा का अंत, साहित्य का अंत, चिंतन का अंत, समय इतिहास का अंत, ये जो अंत वाली धारणाएं आई, उसमें भी ये इनकी साहित्य संबंधी धारणा कि जब पुनरुत्पादन के दौर में इतने तरह के लेखक आए, हर पाठक लेखक हो गया, तो एक तरह से साहित्य ही स्वयं अपने आप में समाप्त होने की दिशा में बढ़ गया। तो इस तरह से ये जो वस्तु में जो रूपांतरित हो जाती है चीज़ें, साहित्य आ जाता, उसके कारण वो जो माध्यम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी के कारण आगे चल कर के आधुनिक चिंतक मार्शल मलकुहान ने कहा कि माध्यम संदेश या अर्थ होता है। और इसको जो है महत्व देते समय वाल्टर बेंजामिन ने कहा कि सारी कलाएं अंततः राजनीतिक होती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ दखल देना चाहते हो, अपने हिसाब से देश दुनिया को सुधारना समझना चाहते हो। इसलिए कोई भी कला अराजनीतिक नहीं होती या राजनीति विरोधी नहीं होती, बल्कि राजनीतिक होती है। और उसके बाद में जब वो रूस गए और मास्को डायरी के अंदर उन्होंने लिखा कि वहाँ पर उन्होंने देखा कि लेनिन की किताबें फुटपाथ पे यहाँ वहाँ सब जगह बिक रही, तो कहा कि ये इस तरह से साहित्य को भी जब जन माध्यमों की तरह से जब बेचा जाता है, तब ये सामूहिक उपभोक्ता वस्तुओं की तरह से ये खरीदे बेचे जाने लगा और तब उसमें साहित्य में कोई तत्व वापस बचता नहीं और विशेष रूप से समाज का जो परिवर्तनकारी तत्व है वो नहीं बचता। क्योंकि जैसे साबुन, तेल और खाने पीने की चीज़ें बेची जाती है, ऐसे ही आप किताब भी बेच रहे हो। लेकिन ये आधुनिक युग ऐसा है पूंजीवाद का, जिसके अंतर ये होता है। इसलिए बेंजामिन इस नतीजे पर पहुंचे कि साहित्य भी जीवन की तरह होता है, जो जमीनी हालत, पर्यावरण या इतिहास में जन्म लेता है, पनपता है और विस्तार पाता है। उसके इस जमीनी इतिहास वाले अर्थ को उपलब्ध करने के लिए एक सार्वभौम इतिहास वाली चेतना की जरूरत पड़ती है, ताकि हम उसे उस जमीन में पुनः रोप सकें जिस जमीन पर हमारा जन्म हुआ है। वहाँ का सामाजिक, प्राकृतिक पर्यावरण हमारी चेतना का निर्माण करता है। ये चेतना समय की चुनौतियों के उपस्थित होने पर जिन सृजनधर्मी पर्यावरण को कसौटी संश्लेषों की खोज करती, वे वही होते हैं जो अपनी उसी जमीन को कसौटी बनाते हैं। जमीन या स्थानीय पर्यावरण की कसौटी बनाने का अर्थ है उस जमीन के सामाजिक पर्यावरण से पाए जान गए उस सामूहिक इतिहास की चेतना के साथ जीना, जो हमारी जाति स्मृति बनकर हमारे रक्त का हिस्सा हो जाता है। इस तरह से जमीनी संस्कृति के साथ जो साहित्य का रिश्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रभा मंडल के सौंदर्यानुभव तक ये जो कलाकृति है ये आपको आगे लाते। इस तरह से साहित्य संबंधी उनके जो निष्कर्ष है, उनको अगर सार रूप में हम कहना चाहें तो ये हम कह सकते हैं कि साहित्य के पास भी एक अंतर जीवन होता है। साहित्य की अपनी एक भीतरी जिंदगी होती है, जैसे मनुष्य का जीवन होता है ऐसे ही साहित्य का जीवन होता है। और ये जो जमीनी अनुभव है, हम जो जिंदगी के अंदर जो अनुभव प्राप्त करते हैं, वो अनुभव उस साहित्यिक अंतर जीवन का आधार होता है। समय यानी वर्तमान चुनौतियां साहित्य को पुनः अपना अंतर जीवन उपलब्ध कराने का आधार बनती है और इस तरह से वर्तमान राजनीति व व्यवस्था तंत्र से अपना अंतर्जीवन पाने के लिए साहित्य समय में उत्खनन करता है, समय के अंदर उतरता है, समय की खोज करता है। अतः सत्य रूप में सार्वभौम इतिहास का सहज ज्ञान पाकर साहित्य अपने प्रभा मंडल से युक्त हो जाता है।
प्रभा मंडलीय संरचनाएं साहित्य को हमारे सौंदर्य बोध में बदलने का कारण होती है। और इसलिए ये जो यांत्रिक उत्पादन पद्धति है, इस यांत्रिक उत्पादन पद्धति का भले ही वो बेंजामिन विरोध करते हैं कि ये सृजनात्मकता को तोड़ती है, लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया को आप बीच में रोक नहीं सकते। वो जिस तरह से उत्पादन के साधन और जिस तरह का हमारा जीवन चलता है, उस जीवन को आप आगे जाके कम करके नहीं देख सकते। इसलिए बेंजामिन के अनुसार सारे अर्थ जो वास्तविक जमीनी अर्थ से अलग होते हैं वो राजनीतिक होते हैं और सत्ता के यथास्थितिवाद का पोषण करते हैं। ऐसे अर्थों का आधार उन्हें इतिहास के भग्नावशेषों के दौर के उपस्थित हो जाने में दिखाई देता है। एक तरह से वे इतिहास के में उसी विखंडन को देख पा रहे थे जिसे बाद में दरिंदा ने पूरी भाषा संरचना में खोजने की कोशिश की। ये जो उस जमाने का जो जीवन है, उसका जो चिंतन है, उसकी तरफ वाल्टर बेंजामिन ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। वाल्टर बेंजामिन ने साहित्य के आलोचना की एक जटिल पद्धति भी विकसित की और इस अर्थ में बेंजामिन अन्य अपने समकालीन चिंतकों से थोड़ा अलग इसलिए भी थे कि वो व्यवहारिक आलोचना भी करते थे। खाली उन्होंने सैद्धांतिक आलोचना या सिद्धांति नहीं दिया, बल्कि व्यवहारिक आलोचना के द्वारा अपनी उन मान्यताओं को रखा और पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित हुए, जो उनके बाद में इल्यूमिनेशन नामक पुस्तक में प्रकाशित हुए। तो साहित्य का स्वरूप, उद्भव और विकास और प्रभाव, इन 4 क्षेत्रों में मुख्यतः अपना स्वतंत्र चिंतन प्रस्तुत करते हुए बेंजामिन ने साहित्य के मूल्यांकन के लिए अपने आधार व कसौटियाँ तैयार की। और ये क्या थी, उसको ये बहुत बेतरतीब तरीके से, चूँकि उन्होंने लिखा बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए पूरा शास्त्र उनके समझ में उनका हमारे सामने नहीं आता। लेकिन उन्होंने जो विचार किया, उस विचार का एक अर्थ है कि विधागत रूप चिंतन, अर्थात साहित्य के उद्गम पर उन्होंने विचार किया कि कोई कलाकृति कैसे पैदा होती है और उत्पादन के साधनों के साथ और उसके पुनरुत्पादन की प्रक्रिया को दिखाते हुए उन्होंने लिखा कि जर्मन त्रासदी है, वो जर्मन त्रासदी कैसे पैदा हुई, उपन्यास कैसे पैदा हुआ, संगीत में क्या रहा, दूसरी कला जो रूप है, उन कला रूपों के विकास पर उन्होंने बल दिया। एक तो ये किया। दूसरा, उन्होंने उनके साहित्य का जो अंतर जीवन है, अंदर जो जिंदगी है साहित्य के अंदर अभिव्यक्त हो रही है, उस अंतर जीवन का उन्होंने चिंतन किया। फिर तीसरा, उन्होंने दिक्काल मूलक द्वंद्वात्मकता जिसको कहते हैं, और जिसको वो बेंजामिन ने कहा समय में उत्खनन करना, समय के अंदर उसके अनुभव को देख करके और तब उसकी व्याख्या करना, और फिर सौंदर्यानुभूति मूलक आस्वाद एवं अन्य कला रूपों के रूप में उन्होंने इसकी व्याख्या की। और बाद वाली जो दूसरी कलाएं हैं उस पर भी बहुत महत्वपूर्ण विचार किया। और ये जो दूसरी कलाओं के साथ जो साहित्य का जो रिश्ता है, दूसरी कलाओं के साथ जो बेंजामिन ने रिश्ता किया, वो रिश्ता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से उन्होंने कहा कि अगर आपको गद्य लिखना, अच्छा गद्य लिखना, तो उस गद्य में काव्यात्मकता होनी चाहिए। आप उसमें कुछ कविता करें, आप उसमें कुछ संगीत का हैं। और ये जो है बाद में चल के हिंदी में भी थोड़ी सी चर्चा होने लगी है, और जिसमें अशोक वाजपेयी ने कहा कि जो कवि हैं वो अगर उपन्यास लिखते हैं तो वो बेहतर उपन्यास लिखते हैं। और इसी तरह उपन्यास में काव्यात्मकता की खोज, ये धारणा हमारे हिंदी में भी आई है। तो ये सबसे पहले बेंजामिन ने कहा कि गद्य में कविता होनी चाहिए। अगर गद्य में कविता नहीं है, काव्यात्मकता नहीं है, तो गद्य शुष्क हो जाएगा, गद्य तथ्यपरक हो जाएगा, गद्य में वो सौंदर्यानुभूति नहीं आएगी जिस सौंदर्यानुभूति के लिए हम उसको पढ़ते हैं। इसीलिए अब जो है, चूंकि गद्य नहीं लिखा जा रहा, अच्छा गद्य नहीं लिखा जा रहा, बहुत तथ्य, बहुत सूचनाएं आ रही है, इसलिए उन्होंने कहा कि अब अच्छी कथाएं लिखना मुश्किल हो रहा है। ये जो साहित्य के जो मैं कविता के साथ, माने गद्य के साथ जो कविता की जरूरत, जो काव्यात्मकता की जरूरत की, वो उनका ये है कि जो गद्य है वो सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं देखे, वो समय के अंदर यथार्थ के भीतरी तत्वों में प्रवेश करे। बाहर आपको दूसरे तरह का वातावरण मिलता है, बाहर युद्ध का उन्माद दिखाई दे रहा, बाहर नाजी प्रचार तंत्र दिखाई दे रहा, उस नाजी प्रचार तंत्र में वो बहुत शक्तिशाली दिखाई दे रहा, लेकिन जो जब तक आप भीतर नहीं देखेंगे, अंदर नहीं देखेंगे, तब तक आपको इनकी कमियां, इनकी उस पर आप नहीं जा पाएंगे। इसलिए आप बाहर से प्रभावित नहीं हो, सतह पर प्रभावित नहीं हो करके सतह के भीतर
समय के भीतर पहुंचने की इस जरूरत पर बल दिया। और फिर उन्होंने साहित्य की स्वायत्तता पर भी जोर दिया, जो आगे चल कर के उत्तर आधुनिक चिंतकों का बड़ा प्रिय विषय है, जो वाल्टर बेंजामिन के साथ अडोर्नो से होता हुआ इन लोगों तक पहुंचा। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो अंतर जीवन है ये समय की गहराई को मापने का एक माध्यम है। समय की गहराई आप आसानी से नहीं माप सकते, उसके लिए समय की नब्ज को टटोलना, और इस तरह से वो सतही इतिहास को नकारते हैं। ऊपर से इतिहास को मत देखो, ऊपर से आपको इतिहास दिखेगा तो युद्ध एक अनिवार्यता की तरह से आपके सामने आता है। हमको युद्ध करना, युद्ध करेंगे तो ही अच्छा होएगा, तो ही जर्मनी का विकास होएगा। तो ये एक तरह का ये जो हिंसा की जो राजनीति उस समय चली जा रही थी, ये सतही है। इस सतही को परे हटा करके मनुष्य के जो अंतर जीवन है उस अंतर जीवन पर जोर देने की ज़रूरत है। और इसलिए ये जो उन्होंने कहा कि ये जो यांत्रिक पुनरुत्पादन है, इसमें साहित्य की अपनी एकल सत्ता पर चोट पड़ती है, और इस एकल सत्ता की निधि को कैसे बचाया जाए, ये इनका सबसे अधिक इनकी चिंता थी। और इसलिए वो एक तरह से जीवन के यथार्थ को देख रहे थे और ये समय की वास्तविकता को भी देख रहे थे। निष्कर्ष देते समय उन्होंने कहा कि अच्छा साहित्य वही है जो यांत्रिक पुनरुत्पादन के दौर में भी अपने अलग से पढ़े जाने की जरूरत बनाए रख पाता है, और जिसे पाठक अपने मनन के संभावना क्षेत्र के लिए जरूरी पाते हैं। माने आपका साहित्य हम अलग से क्यों पढ़े? मान लीजिए आप वही बातें कह रहे हो जो अखबार में है, मीडिया में है, टेलीविजन में है, प्रचार तंत्र में है, सब जगह आपके पास आ गई, तो हम आपको क्यों पढ़े? आपके अलग से पढ़े जाने की जरूरत क्या है? और अलग से हम तब पढ़ें जब हमारा भीतरी जो चिंतन है, भीतरी जो मनन क्षेत्र है, उस मनन क्षेत्र को प्रभावित करे। ऐसा अगर आप साहित्य लिखेंगे तो वो साहित्य पढ़ने के लिए उपयोगी होएगा। इसलिए बेंजामिन ने उसकी दिशा में दी कि बाहर की भीड़ के बजाय आप अलग से बैठ करके उसके ऊपर विचार करें, और तब आप देखें कि ये साहित्य के महत्वपूर्ण है। इसलिए बेंजामिन ने साहित्य को एक कला अनुभव की तरह देखा, जो हमारे सामने भाषा पाठों के रूप में आया। इस संबंध में उनका एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि अच्छा गद्य एक संगीत की तरह उतरता है, स्थापत्य की तरह व्यवस्थित होता है और बुनकरी के रूप में लिखा जाता है। एक और उदाहरण है कि साहित्य हमें निर्णयों तक नहीं, मनन से लेकर मौन होने तक के बोध और अनुभूतियों की क्षमता तक ले जाता है। हम सिर्फ निर्णय पर नहीं पहुंचे, निर्णय पर तो आप तर्क के करके ले जाते हो, लेकिन आप मौन तक कैसे जा सकते हो? साहित्य में मौन का बड़ा महत्व है। ये आगे चल करके जो उत्तर आधुनिक और आधुनिक चिंतक थे, उन चिंतकों ने इस मौन के महत्व पर बहुत कहा है। तो ये बेंजामिन ने भी यहाँ कहा कि अच्छे साहित्य सौंदर्य मूलक आस्वाद वाले मौन तक ले जाने की क्षमता। आप चुप हो जाएं, और वो जो चुप है वो न कुछ नहीं है, जिसे अस्तित्ववादी कहते हैं अनस्तित्व है, अनस्तित्व नहीं है। आप उस समय मौन के द्वारा वो एक आस्वाद भी कर रहे होते हैं। इसलिए बेंजामिन ने कहा कि आस्वाद मूलक मौन की तरफ जो साहित्य ले जाता है वो अच्छा है, और जिसे हमारे यहाँ कहते हैं कि जो साहित्य का जो रस है, रस शास्त्रियों ने कहा वो अनिर्वचनीय होता है। वो एक ऐसा आनंद होता है जो जिसको हम शब्दों में नहीं कह सकते, शब्दों से परे होता है। वो अनुभव तो होता है लेकिन हम उसे कह नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें जो जीवंत इतिहास है, उस जो जीवंत इतिहास जो बहुत संश्लिष्ट होता है, उसकी अनुभूति करनी चाहिए, और वो समय के भीतर से निकाल करके उस मनन तक, चिंतन तक उस पाठक को ले जाए, और वो एक तरह से ये सच्चा साहित्य जो है वो ये करता है। इस तरह हम देखते हैं कि वाल्टर बेंजामिन का जो चिंतन है 1926-27 के आसपास से उन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं लिखना शुरू की, और 40 तक जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने ये लिखा। और ये वो समय था जब नाजी दौर जर्मनी में चल रहा था, और एक तरह से जो राज सत्ता का जो आतंक है वो व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर रहे थे, और उस व्यक्तिगत रूप से अनुभव की हुई वो जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को उन्होंने
चिंतन के अंदर ढाला, शास्त्र के अंदर ढाला और शास्त्र में से निकाल करके वो लाए अपने सारे सिद्धांतों में। जो इतिहास का नकार वाला प्रश्न है, वो इतिहास के नकार के प्रश्न को हमें लगता है कि ये तो ऐतिहासिक भौतिकवाद का विरोध है, जबकि ऐसा नहीं है। उस समय जो नाजी प्रचार तंत्र था, जिसमें ये था कि ये हमारे इतिहास ने हमें ये दायित्व दिया है कि हम अपने शुद्ध रक्त के अनुसार रहें और इनका संहार करें और सारे संसार पे हम विजय प्राप्त करें। विश्व विजेता की भूमिका के अंदर जो हिटलर जा रहा था, तो सारे देश को एक युद्धोन्माद में उसने कन्वर्ट कर दिया, उसने बदल दिया। इस युद्ध उन्माद के विरुद्ध चिंतन कर रहे थे और इस युद्ध उन्माद के विरुद्ध सिर्फ राजनीतिक चिंतन नहीं कर रहे थे, सौंदर्य शास्त्रीय चिंतन कर रहे थे, सिद्धांत का चिंतन कर रहे थे, जो साहित्य के स्वरूप को व्याख्यायित करता है, साहित्य के विश्लेषण को व्याख्यायित करता है। इसलिए वो तात्कालिक अखबारी चिंतक नहीं थे। अखबारी व्यक्ति तो वाल्टर बेंजामिन का आए तो अलग से आए होंगे, डायरी उन्होंने मास को डायरी लिखी तो उन्होंने अलग से लिखी, लेकिन जो उससे साहित्य संबंधी जो संपूर्ण सौंदर्य शास्त्र की परंपरा थी, उस सौंदर्य शास्त्र की परंपरा के भीतर जाकर के उन्होंने विश्लेषण किया और ये कहा कि किस तरह से कलाओं का विकास इस तरह से हो रहा और यांत्रिक पुनरुत्पादन के दौर में किस तरह कला की अपनी प्रकृति बदल गई है और किस तरह से कला एक तरह से सार्वजनिक होकर के और वो किसी की नहीं रही। इस तरह से वो कला है, लेकिन कला में कोई परिवर्तनकारी चेतना नहीं है और परिवर्तनकारी चेतना के लिए उसे इतिहास के भीतर जाना होगा और तब वो सौंदर्य शास्त्रीय अनुभव के रूप में रचना हमारे सामने आएगी। तो ये जो पूरा शास्त्र विकसित किया, इस शास्त्र के बाहर जब तक हम उस पूरे संदर्भ में नहीं देखते किस तरह से यहूदियों का उत्पीड़न था और किस तरह से उस उत्पीड़न को स्वयं बेंजामिन ने व्यक्तिगत रूप से भोगा, वो एक दर्शन की बाह्य सच्चाई नहीं थी, वो उनके जीवन का सच था और उस जीवन के सच वाले को सामने रख करके और शास्त्र के दूसरे बिंदु पर वो चर्चा कर रहे थे। और इसलिए वो जो गंभीरता है, वो गंभीरता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वाल्टर बेंजामिन को हिंदी में और संसार की सारी भाषाओं में एक महत्वपूर्ण चिंतक के रूप में देखा और जाना जाता है और उन्होंने किसी जगह पर उस समझौता नहीं किया। अपने विरोधी विचारों को उन्होंने किसी बिंदु पर ये नहीं कहा कि हाँ अब इस विषय पर मुझे नहीं बोलना। उन्होंने जब भी लिखा विरोध में लिखा, जब भी लिखा हिटलर की उन मान्यताओं के खिलाफ लिखा जिन मान्यताओं को बाहरी तौर पर प्रचारित कर रहे थे। और एक और चीज़ ये कि बहुत अधिक उन्होंने हिटलर के मान्यताओं को उद्धृत भी नहीं किया। उन्होंने अपनी थियरी ऐसे विकसित की जिससे उसकी मान्यताएं स्वतः निरस्त हो जाए। इसलिए ये बहुत बड़ी कला और एक बहुत गंभीरता की और गहराई की मांग करती है, जो गहराई वाल्टर बेंजामिन के चिंतन में मिलती है।